नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर, इंडियन आर्मी में मैं जिस वैकेंसी या जिस कोर्स के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ वो है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये 140वां कोर्स है जो कि होगा जनवरी 2025 में। अब इसमें देखिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मैं ज़रा यहाँ से पेन ले लूँ। पहले तो रेड कलर का, अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, पहले तो ना शादी किए हुए पुरुष, है ना, अनमैरिड मेल हो गए, ये सारे के सारे। और देखिए जिनके लिए अप्लाई, जो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ही हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, सारी ट्रेनिंग आपकी IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होने वाली है। ये पूरी तरीके से परमानेंट कमीशन है इंडियन आर्मी में ना। कोर्स याद रखिएगा जनवरी 2025 में, और सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल फाइनल ईयर वाले कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जब ये कोर्स शुरू हो जाएगा, है ना, इसमें इन्होंने हालांकि डेट दी हुई है, मैं आपको डेट दिखा देता हूँ कि कौन सी डेट के बाद। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2025 के अंदर अंदर आपको अपनी डिग्री दिखानी पड़ेगी, जो लोग फाइनल ईयर में हैं उनके लिए है ये। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। और ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि ट्रेनिंग शुरू हो गई, आप सिलेक्ट हो गए, तो 12 हफ्ते आपको और मिल जाएंगे ट्रेनिंग शुरू होने के बाद कि आप डिग्री लेकर के आओ। लेकिन अगर आप तब भी डिग्री लेकर के नहीं आ पाए तो दिक्कत हो जाएगी। क्या आपको मोटा मोटा मेरी बात समझ में आई? मैंने आपसे क्या कहा अभी, है ना? तो याद रखना है कि जो लोग फाइनल ईयर वाले हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बस थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने फॉर्मेट में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी नेशनैलिटी में भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, पर उसको मैं बाद में लूंगा। पहले मैं आपको एज बता दूं। देखो इसके लिए एज ऐसा है कि आपकी मिनिमम एज 20 साल हो, मैक्सिमम 27 हो, 27 से ऊपर आप नहीं होने चाहिए। जो लोग अपनी एज नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं कहाँ से क्या है, तो आपके लिए सन दिया हुआ है 1 जनवरी 2025 ले लो। इस ये मतलब 1 जनवरी 2025 तक आप 27 साल मैक्सिमम, ये इनकी कहानी है। डेट ऑफ बर्थ आपको मैच करनी हुई यहाँ से ले लो, 2 जनवरी 1998 से पहले आप पैदा नहीं हुए होने चाहिए। यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे पहले, मतलब मान लो जैसे किसी की हो गई 1 जनवरी 1998, क्या वो अप्लाई कर सकता है? नहीं। लेकिन 2 जनवरी वाला अप्लाई कर सकता है। और 2 जनवरी 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2005 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। अब कोई मुझसे बोले कि सर ये 1 जनवरी लास्ट लिखी है, क्या 2 जनवरी 2005 वाला अप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि बाउंड्री बना दी ना कि 2 जनवरी 1998 के उधर नहीं होना चाहिए, से लेकर के 1 जनवरी 2005 के इधर नहीं होना चाहिए। इसके बीच में या यही दो डेट हो तो चल जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मेरी बात। ठीक, ठीक है ना। याद रखना है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कौन कौन से स्ट्रीम वाले हैं वो भी मैं आपको पूरा पन्ना दिखा दूंगा, तो आप खुद पहचान जाओगे, आप चिंता नहीं करो। ठीक है। और नेशनलिटी वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो वैसे तो जानकारी के लिए याद रखो कि इंडियन आर्मी में कौन कौन जा सकता है, कौन कौन से देश के लोग अलाउड है, जरा ध्यान से देखना, मैं जो बताऊंगा। पहले देखो इंडिया वाले तो आ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल वाले भरते ही भरते हैं। दूसरा जो भर सकते हैं, इसको इन्होंने साफ लिखा है ऐसे लोग जो पाकिस्तान से हैं, लेकिन ये मत सोचना कि पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में बसे हुए भारतीयों को, देखो साफ बोला गया इंडियन ओरिजिन, ऐसे भारतीय लोग यानी जो हैं तो यहीं के, लेकिन किसी वजह से पाकिस्तान में जाके बस गए थे, तो अगर वो पाकिस्तान से वापस यहाँ आते हैं और ये शर्त रख देते हैं कि हम यहीं रहेंगे, अब हम वापस नहीं जाएंगे, तो पहली तो कंडीशन ये है कि वो भारतीय ही है जो पाकिस्तान में जाकर के रह रहा है, इसलिए लिखा है इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का ही होना चाहिए जो पाकिस्तान में रहा, बर्मा में रहा, श्रीलंका में रहा। और ये देखो जरा, पूर्वी अफ्रीका के जितने देश हैं वो, उन कुछ देश लिए गए हैं, वहाँ के भी लोग यहाँ आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, वो भी भारत के ही लोग होने चाहिए। बस वहाँ जाके बस गए हो, लेकिन अगर वो ये आश्वासन देते हैं कि अब वो भारत में रहेंगे, तो वो लोग भी इंडियन आर्मी का ये फॉर्म भर सकते हैं। केन्या हो गया, युगांडा होगा, है ना, तांजानिया हो गया, जाम्बिया हो गया, मालावी हो गया, जायरे, इथोपिया, वियतनाम, ये सब जीके के पर्पज से भी आप लोग को अपने पास रखना है। ठीक है। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है कि वो सिर्फ बोल देंगे कुछ हो जाएगा? नहीं, इसके लिए सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो कि सरकार देगी भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति से ये एक फॉर्म साइन करवा लेगी कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तभी हम तुमको यहाँ पर इस भर्ती में शामिल होने देंगे। तो इस बात का एक सर्टिफिकेट बनेगा, उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर उन्हें लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी जीके हो गई बाकियों के लिए। और जो लोग जानना चाह रहे थे कि मैं भाई यहाँ पर हूँ पाकिस्तान से, तो मैं भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ, तो देखिए पाकिस्तान में आप थे, लेकिन आप पाकिस्तान, सीधी सी बात ये है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये था भैया BE-BTech वाले भरेंगे, ये भी आपने देख लिया। और नीचे ले आओ, देखो सीधी सी बात, एक और सुनो। इनने कहा है कि आप इंजीनियरिंग में किसी सब्जेक्ट में फेल ना हुए हो, अगर आपके पास कोई भी बैक वगैरह है तो फिर आप भैया SSB में अपियर नहीं हो पाओगे। पहली बात तो याद रखना है, जो टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम है, इसके अंदर कोई रिटन टेस्ट नहीं होता है।
आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके परसेंटेज की बेस पे। अब जितने आपके परसेंटेज होंगे आपके इंजीनियरिंग के, मान लीजिए आपके 85% है तो आपका चांस ज़्यादा हो जाएंगे, ये लोग आपको बुला लेंगे वहाँ पे। आपका एसएसबी का राउंड होगा। अब आपको एसएसबी पता है कि भैया 5 दिन का होता है। पहले दिन जो टिक जाएगा वही बाकी के 4 दिन टिकने वाला है। जो पहले दिन ही आउट हो जाएगा, क्योंकि पहले दिन क्या होगा, पहले दिन आपका होगा पिक्चर परसेप्शन एंड ग्रुप डिस्कशन टेस्ट हो जाएगा उस दिन। ठीक है, एक पिक्चर दिखाई जाएगी जिसको लेकर के आपको 3 मिनट या 1 मिनट मिलेगा, जो भी मिलेगा 5 मिनट मिलेगा। उसमें आपको उस कहानी को लिखना है। कहानी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो कहानी आपने लिखी है फिर आपको जब वो ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाएंगे तो आपको वही कहानी आपको एग्जैक्ट सुना देनी है। अगर उन्होंने कहानी बहुत अच्छी लग गई तो आपको आगे बढ़ा देंगे, नहीं लगी तो आपको भगा देंगे। वहाँ से सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा नियम है उनका। और अगर अच्छा लग गया तो बाकी के 4 दिन आपकी इंटरव्यू हो जाएगी वहाँ पे। तो 5 दिन का इस तरह से इंटरव्यू होता है जो आपको निकालना पड़ता है। और नो डाउट मेडिकल आर्मी का बड़ा खतरनाक होता है। आपके पैर सपाट ना हो, कोहनियाँ आपस में पेटे में न टकराती हो, है ना, टखना न टकराता हो खुद ही से दौड़ते दौड़ते, या मतलब ये सारी मार्जिन है। आंखें भैया 6x6 चाहिए तो चाहिए, बात खत्म हो जाती है वहाँ पे। है ना, ये नहीं कि चश्मा लगाए कभी किसी आर्मी ऑफिसर को देखा है आपने, नहीं, ये नहीं चलता है इसमें। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकते भर्ती, बिल्कुल सत्य बात है। अब देखिए, तो फिर आते हैं अपन कि कौन कौन से स्ट्रीम, जैसे सिविल में देख लो आप, सिविल वाले भर सकते हैं। इतनी सारी ब्रांच है सिविल की जो इन लोगों ने इसमें से किया है। टोटल आप देखोगे वैकेंसीज रिलीज कितनी है इसमें, 7। सिविल वाले के लिए 7 पोस्ट खाली है। आगे चले जाओ धीरे से, ये पूरा सिविल के लिए था, तो देख लो इतने सारे, ये सब सिविल में काउंट हो जाएंगे। कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हो इतनी सारी ब्रांचेस, 7 सीट इनके लिए भी है। ठीक है ना, यहाँ पर इन्होंने बोला एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी भर सकते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग करने वाले, साइंस इंजीनियरिंग करने वाले, सब ये सब भर सकते हैं, ये सब लोग भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप पूरा स्ट्रीम देख लेना बढ़िया से। ठीक है, और देखो 3 पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए, उनकी ब्रांचेज यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसको रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके आप आराम से पढ़ते रहना। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये रहे, 4 सीट इनके लिए हो गई। ठीक, और आगे चले जाओ, मैकेनिकल के लिए टोटल 7 सीट हैं, और इतनी ये जो ब्रांच वाले हैं ये लोग इसे भर सकते हैं। है ना, इसको भी नीचे चले जाओ धीरे धीरे। ये हो गई भैया बात पूरी की पूरी। ठीक, अब मैंने आपको जैसे बताया, देखो अब शुरुआत कैसे होगी। मान लो आप सिलेक्ट हो गए, तो आपको पहले तो ये प्रोबेशन पीरियड में रख देंगे, वो जो कि 1 साल का होगा लगभग लगभग, है ना, प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको लेफ्टिनेंट कह के बुलाया जाएगा, या आपको रैंक मिल जाएगी, जो कि अगर आप प्रोबेशन पीरियड खत्म कर लोगे ना तब भी आपकी रैंक लेफ्टिनेंट ही रहने वाली है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, लेकिन प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन रखा जाएगा, देखो लिखा है ना, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन में प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। जब वो प्रोबेशन पीरियड पार कर लेंगे तो उन्हें परमानेंट सर्विस कमीशन जो है ग्रांट कर दी जाएगी, वही लेफ्टिनेंट पोस्ट के साथ। ठीक, समझ गए आप मेरी बात। तो देखो ट्रेनिंग का पीरियड जो है वो आपके 12 महीने का है लगभग लगभग, है ना, प्रोबेशन भी है, ट्रेनिंग भी है। ठीक, और ट्रेनिंग के दौरान इन्हें साफ बोला कि आपकी शादी नहीं करनी है ट्रेनिंग के दौरान, और ना ही आप माता पिता के साथ रहेंगे, तो आप उन्हीं के साथ रहेंगे। और अगर ऐसा कर दिया धोखे से भी, या अपनी शादी छुपा लिया आपने, साफ लिखा है ना, जो शादीशुदा नहीं है वही पुरुष इसे भर सकते हैं। महिलाओं के लिए तो ये बनी ही नहीं है अभी, ये है ना, अभी ये महिलाओं के लिए नहीं है। और फिर देखो ये कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है, इससे लेना देना आपको नहीं है कितने का मिलता है। गर्व की बात है, पहले तो आर्मी में हो जाओ, उसकी बात अलग कहानी है। फिर ये रैंक है भैया, देखिए हर साल 2 साल में जो भी इनका तरीका है आपको प्रमोशन करने का, कि देखो जैसे कि अगर आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको कैप्टन बना देंगे। फिर 6 साल की नौकरी हो जाएगी तो मेजर बना देंगे। 13 साल की नौकरी कर लोगे तो लेफ्टिनेंट कर्नल बना देंगे। 26 साल कर लोगे तो कर्नल बना देंगे। और इसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस 26 साल में अच्छा रहा तो आपको ब्रिगेडियर मेजर जनरल पोस्ट मिलेगी, वरना ये नहीं मिलती है। हो सकता है आप कर्नल से रिटायर कर दिए जाओ, अच्छी नहीं रहेगा रिकॉर्ड। तो आपने अपने सिपाहियों से बदतमीजी में बात करी, उनके ऊपर चढ़ते थे आप आए दिन आकर के, तो ये सब वो लोग देखेंगे सुनेंगे, ये बात ध्यान रखना। यानी आर्मी में वही है जो आगे बढ़ा है, जो अपने से नीचे को सम्मान देता है। देखिए नहीं कितने सारे लोग जब गोली खानी होती तो ये नहीं कि अरे तुम जाओ आगे, नहीं, साहब खुद ही गोली खाने आगे चला जाता था, नहीं राम अंकल। तो ये जज्बा जब होगा तो आगे बढ़ेंगे। और ऐसा होगा कि नहीं नहीं नहीं, अरे हम अपने को बचाओगे जब तुम जाओ मरो वहां, तो ऐसा नहीं चलता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब ये सब मत देखो, ये सब जितना लिखा है यहाँ पर कि भाई मिलिट्री सर्विस, देखो आप कितना मिलेगा, 15,500 रुपये आपको फिक्स है, ये मिलिट्री सर्विस है। अब देखो आप जो फिक्स स्टाइपेंड है वो 56,000 है, वो अलग। लेफ्टिनेंट इतना कमाता है, आप सोचो जरा, तो फिर आपको सर्विस भी उस हिसाब से देनी पड़ेगी। अब मान लो कि आपका डीएनएस अलाउंस अलग पड़ता है, पैरा रिजर्व अलाउंस अलग है, टेक्निकल, ये सब इतना सारा पैसा मिलेगा। बच्चों के लिए पढ़ाई अलग। और ये देखो अब जहां आपको भेजा गया है वहां रिस्क के हिसाब से देखो, अगर हाई रिस्क है तो आपको 25,000, मीडियम रिस्क है तो आपको 16,000 रुपये मिलता है। रिस्क का भी पैसा मिलता है भाई। नहीं तो
ये फिक्स तनख्वाह इतनी रहेगी। हाँ फिक्स वही रहेगी, लेकिन हाँ जैसे मान लीजिए किसी का रिस्क अगर ज़्यादा है, कोई अगर हाई रिस्क वाले में गया हुआ है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा देंगे। बनी बात है भाई, हाई रिस्क में तुम गए हो, बाकी लोग आगे नहीं बढ़े, तुमको हम भेजें तो तुमको थोड़ा सा ज़्यादा मिलना भी चाहिए, ये एक कहानी। मीडियम रिस्क है देखो पैसा कम होता चला जाएगा, और लो रिस्क है तो 5,000 पहुंचा दिए, और देखो जरा हाई रिस्क है तो 25,000, सीधे 3 गुना। 25 से 21 बेस की नौकरी है तो ये बिल्कुल परमानेंट नौकरी उनकी। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अब भोपाल की कंटोनमेंट में किसी लेफ्टिनेंट को रखा गया है, तो भोपाल में कौन रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है, लो रिस्क एरिया हो गया। तो मैं काहे आपको 25,000 रुपए दूं रिस्क का? वो रिस्क का पैसा अलग देते हैं, ऐसी बात है कि रिस्क का पैसा देंगे कि भाई कभी अगर कुछ हो गया तो भाई आपके परिवार को उतना पैसा मिलता रहे, ऐसा नहीं। तो काफी कुछ रखते हैं लोग, और फिर यहाँ लोकेशन वगैरह भी लिख देते हैं। फिर यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलता है, देखो आप 20,000 रुपए यूनिफॉर्म का हर साल का मिलेगा इनको। ये उनका सैलरी से अलग का मामला, 20,000 रुपए हर साल मात्र यूनिफॉर्म की डिसिप्लिन में। अब ये नहीं कि प्रेस ही नहीं है वो, नहीं राम अंकल जैसे आप प्रेस करते हो कितना बढ़िया बताओ आप, एकदम दिखता है वो, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कोई और, अब हालांकि अब अधिकारी हो जाते हैं तो वहाँ कैंटीन होता है तो दूसरे करके देते हैं, ठीक है। और बस हो गया फिर ये है, और तो खैर ये सब की जरूरत नहीं। अब ये देखो जरा, बच्चों की पढ़ाई तक के लिए पैसा मिलता है भैया, लगभग लगभग 2,250 रुपये हर महीने, 2,250 रुपये हर महीने मिलेंगे। और वो भी नर्सरी से लेके 12वीं कक्षा तक, हर महीने 2,250 रुपया, 2,250 बच्चे के बच्चे के लिए, 1 लाख दो के लिए, 2 तक की सीमा है, तीसरा हो जाएगा तो फिर नहीं देते हैं। ऐसी इनकी कहानी है। होटल देखो सब्सिडी, कहीं अगर रुके हो जाकर के तो ये हर महीने की 6,000 6,500 तक के आपका होटल का चार्ज आर्मी बुक कर लेती है कि ठीक है चलो हम देंगे। इतना लेफ्टिनेंट की पावर देखो आप। और फिर इसके बाद ये नहीं, इनका इंश्योरेंस फंड भी है एक, जैसे पुलिस का फंड होता है वैसे इंश्योरेंस का फंड है, जिसमें इनको हर महीने 10,000 रुपये जमा कराने हैं। तो 25 लाख का इनको एक कवर मिल जाता है कि अगर ये अपंग होते तो 25 लाख रुपए तुरंत यहाँ से ट्रांसफर आपको। तो उस बात के लिए तो ये 25 जो लाख का 10,000 कवर। जो वेतन मिलेगा उसी से कटेगा। हाँ ये तो अपने वेतन से जाएगा, ये अपने, ये अलग से ये लोग नहीं देंगे, ये अलग से नहीं है, ये नहीं के लिए ऐसा। फिर अब आ जाइए कि भाई अप्लाई कैसे करना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर, ये www.joinindianarmy.in पर जाना है, वहाँ पहले ऑफिसर एंट्री लॉगिन पर क्लिक करना, रजिस्ट्रेशन करना ना। अब इतने तुम समझदार होगे कि आगे कैसे भरना है ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, आर्मी और इस सब पे जा रहे हो अगर आप तो, ठीक है। और इसके बाद ये सब है, ये सर्टिफिकेट है जो आपको तैयार रखना है, कुल मिलाकर के जितना आज तक आपने, मैं यहाँ पे खुल के आपसे बात करूँ, जितना आज तक आपने सर्टिफिकेट इकट्ठा किया है वो सब की एक कॉपी बना करके अपने पास रख लो, बढ़िया ओरिजिनल भी रख लो, क्योंकि जब आप एसएसबी में जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेगा आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। जैसी भी ये वीडियो लगी हो मुझे बताइएगा जरूर, और बाकियों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। इसी के साथ आपने भी सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हमेशा स्वागत है डिस्कशन विद मनोज में, ये चैनल आप सबका ही है, इस पर हम इस तरह से खुल के बात करते हैं, क्यों राम अंकल? ठीक। तो दोस्तों आप सभी को जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलें। क्या बोलते हैं राम अंकल? बिल्कुल सही। जय हिंद।